बहू का काला तिल। राधिका के गाल में काला तिल होता है जो काफी बड़ा होता है। उस तिल से वो बहुत परेशान रहती है। माँ, मेरे तिल को हटवा दो ना। देखो ना, इतने सुंदर चेहरे पर कैसे काला सा दाग लगता है ये तिल। अरे कैसी बात कर रही है बिटिया, ये तो चांद पर नजर का टीका लगा रखा है। लेकिन राधिका को तो पसंद ही नहीं था अपने गाल का तिल। वो शीशे के सामने खड़ी होती और हमेशा खुद से ही बातें किया करती। हाय रे तिल, तुझे पूरी दुनिया में मेरे ही गाल पर उगना था। क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे तो कोई अच्छा सा लड़का मुझे पसंद ही नहीं करेगा। क्या है बेटी, फिर खुद से बात करना शुरू कर दिया? अरे हो जाएगी शादी, वो ऊपर वाला है ना, सबके जोड़े बनाकर भेजता है। राधिका कॉलेज जाती है। वो रास्ते से जा रही होती है कि उसे एक पर्चा दीवार पर लगा दिखता है जिसमें लिखा होता है, अरे ये क्या, अनचाहे तिल मस से निकाले सिर्फ 10 सेकंड में। कौन है ये? बाजी वाह, ऊपर वाले सुन ली तूने मेरी। राधिका पर्चा दीवार से निकाल कर घर ले आती है। पहले तो कुछ दिन वो पर्चे को किसी को नहीं दिखाती, फिर एक दिन मौका देखकर माँ से बात करती है। माँ, माँ देखो ना, मैं ये पर्चा लाई हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है, सिर्फ 10 सेकंड में अनचाहे मस्से और तिल को निकालते हैं। अरे बेटा, ये सब ठीक नहीं होता, इससे स्किन जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अरे बड़ा गोला बन जाएगा और बुरा लगेगा। माँ ऐसी बातें ना करो ना, वैसे भी ये तिल कौन सा अच्छा लगता है। आप प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। दोनों माँ बेटी बात कर रहे होते हैं कि तभी पिताजी आ जाते हैं। राधिका को देखने शाम को बहुत बड़े घर का लड़का आ रहा है, तुम उसे तैयार रखना। नहीं पापा, आज मत बुलाइए उसे। मैं अभी ना अपने गाल का तिल निकलवा लूं, बाद में बुलाना। तिल निकलवाना है? कैसे बेटी, ये तिल तो तुझे ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन पिताजी, नीचे वाला भगवान यानी कि डॉक्टर इसे निकाल सकते हैं। देखिए ना, ये कैसे मेरे चेहरे में दाग की तरह लग रहा है, और ये पर्चा देखिए। पिता और माँ दोनों ही बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तिल वो ना निकाले, इससे गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन बेटी तो मानती ही नहीं। फिर एक रोज राधिका अपनी सहेली से कहती है, सुनना सल्ला, मेरे साथ इस डॉक्टर के पास चलेगी क्या? ये बोलकर वो पर्चा सहेली को दिखाती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। तो कब से परेशान थी तिल को हटाने के लिए? बात करना अपने मम्मी पापा से। अरे की थी यार उन लोगों से बात, लेकिन वो तो है बस फ्री का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए तो तुझे बोल रही हूँ। तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है और बचपन से तू जानती है मैं इस तेल को लेकर कितनी परेशान हूँ। बस 2-4 इमोशनल डायलॉग और सहेली मान जाती है राधिका के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए। फिर क्या, दोनों सहेलियां पहुंचती है उस जगह जहां तिल को निकालने का इलाज किया जाता है। जी वो डॉक्टर साहब से मिलना था, ये पोस्टर देखकर आए हैं हम। वो तो अभी बर्तन धो रही है, बैठिए। राधिका, मुझे तो ये जगह बड़ी अजीब लग रही है। अरे ये लोग डॉक्टर से ज़्यादा बंजारे लग रहे हैं। हाँ ये तो है। तभी राधिका के पास उसकी माँ का फोन आता है। राधिका कहाँ है बेटा, जल्दी से घर आ जा, बहुत जरूरी काम है। हाँ माँ, आ रही हूँ बस आधे घंटे में। राधिका जैसे ही फोन रखकर ऊपर देखती है, एक गंदी सी देहाती गांव की औरत उसे कहती है, अच्छा तो तुम ही हो मरीज, हम डॉक्टर हैं। तुम तो कहीं से डॉक्टर नहीं लग रही हो। डॉक्टर क्या, मुझे तो तुम बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं लग रही हो। देखिए ना, मुझे ना ये तिल हटवाना है। हाँ हाँ तो हट जाएगा ना, अभी हटा देते हैं, 10 सेकंड रुक जाओ। नहीं नहीं, अभी तो मुझे घर जाना ज़रूरी है, मैं कल आऊँगी। चल सरला। पैसे कितने लगेंगे? 1 लाख लगीन ले आइयो, समझिए। क्या 1 लाख? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर ना आइयो। पैसे नहीं है तो क्या हम यहाँ धर्मशाला खोले हुए हैं? राधिका मुंह लटकाकर घर आ जाती है, जहां उसे देखने लड़के वाले आए होते हैं। आ गई हमारी प्यारी राधिका। राधिका, ये राहुल है और ये उसके मम्मी पापा तुम्हारी शादी के लिए आए हैं। राधिका सबको नमस्ते करती है
और मुंह लटकाकर बैठ जाती है। वो सोच रही होती है कि कहाँ से लाए 1 लाख कि अचानक उसके सामने एक हीरो का हार का डिब्बा आ जाता है। हार को देखते ही उसको होश आता है कि वो तो लड़के वालों के सामने बैठी है। हमें राधिका बहुत पसंद है। राहुल की तो नजर ही नहीं हट रही उस पर से। हाँ माँ, मैंने तो सोच लिया है कि मैं शादी करूंगा तो राधिका से ही। ये कितनी प्यारी है। राधिका को तो ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही हीरो के हार के आगे कुछ दिखाई दे रहा था। इस हीरे के हार को बेचकर मैं लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगी, फिर वो पैसा उस डॉक्टर को देकर मैं इस सड़े से तिल से छुटकारा पा लूंगी। लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। हाय रे राधिका, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। पता है कौन है ये लोग? बहुत बड़े जौहरी हैं शहर के, तेरे लिए हाँ कर गए हैं बिटिया। पिता भी राधिका को देखकर खुश हो जाते हैं कि उसकी बेटी इतने अच्छे घर जाने वाली है। लामा मेरा हार दे दे, मैं कमरे में ले जा रही हूँ। हाँ हाँ ले जा, और जाकर उस आईने को बता देना कि तिल के बाद भी तेरी शादी सबसे अमीर घराने में तय हुई है। वही राधिका सोचती है, तिल है तो इतना अमीर खानदान मिला, नहीं होगा तो कोई हीरो ही पकड़ लेगा मेरा हाथ। खैर, अगले दिन ही हार को बेचकर राधिका उस औरत के पास जाती है जो तिल निकालने का दावा कर रही थी। सोच ले राधिका, अब वैसे भी क्या जरूरत है तिल हटाने की। शादी तो तय हो ही गई है, लड़का भी लट्टू है तुझ पर, क्यों निकलवा रही है अब तिल। अरे चुप करना। लाओ पैसे दो इधर। औरत राधिका के हाथ से पैसे ले लेती है और सरिया गरम करके राधिका के गाल पर रख देती है, जिससे होने वाले दर्द को राधिका सहन नहीं कर पाती और जोर से चिल्लाती है, ओए माँ बचाओ। सरला जैसे ही अंदर जाती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और राधिका के गाल पर तिल से बड़ा काला दाग लगा होता है। हाय रे, ये क्या कर लिया। राधिका रोते रोते घर आती है तो सामने एक बार फिर ससुराल वाले खड़े होते हैं। ओ माँ, इसका गाल तो देखो। हाय, जिस तिल पर मेरा दिल आया था वहां तो अब काला दाग है, वो भी जलने का। माँ, मुझे नहीं करनी शादी अब इससे। अरे राधिका, ये क्या। बहन जी, आप तो हमारा हार वापस ही कर दे। बेटा, तूने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जा जाकर इन्हें हार ला कर दे दे। माँ, वो तो मैंने बेच दिया, उसी के पैसे से तो ये तिल को हटाने का इलाज करवाया था। सोचा था तिल हट जाएगा तो सुंदर लगूंगी, मुझे क्या पता था कि वो गरम सरिया से दाग ही लगा देगी। अरे रीटा, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। बस 2 मिनट और। 5-5 मिनट करके 2 घंटे हो गए। इतने लंबे बाल हैं, धोए सुखाए और अब बना रही हूँ, टाइम तो लगता है ना जी। अगर ट्रेन निकल जाएगी तो हम शादी में नहीं पहुंच पाएंगे। निकल जाएगी नहीं, निकल गई होगी। अब साल भर भाभी के ताने सुनने पड़ेंगे कि हमारे बेटे की शादी में आ नहीं पाए आप लोग। लो, मेरे बाल बनने की पूरी मेहनत पानी में गई। तुम्हें अपने बालों की पड़ी है, हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। बस तुम तो अपने बाल संभालते रहना। माँ जी प्लीज, मेरे बालों को नजर मत लगाओ, अब नजर उतारनी पड़ेगी। रीटा अपने लंबे बालों से बेहद प्यार करती थी और उसका ये प्यार उसके परिवार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। आए दिन उसके बालों की वजह से कोई परेशानी खड़ी हो जाती। माँ, फ्रिज में अंडे रखे थे नाश्ता बनाने के लिए। रात में तो वहीं रखे थे, मैंने खुद देखा था। तो अभी कहाँ गए? मुर्गी वापस ले गई क्या? छिलके तो डस्टबिन में पड़े हैं। सुबह किसने अंडा बना लिया? बनाया नहीं, लगाया है। कल से मेरे बाल जरा रूखे लग रहे थे तो मैंने लगा लिया। भाभी, मुझे जिम जाने के पहले अंडे खाने होते हैं और 6 अंडे लाया था, आपने सारे लगा लिए। अरे मेरे बाल भी तो लंबे हैं ना देवर जी, 6 अंडे भी कम पड़ गए। अब मैं क्या खाकर जाऊं? आप तो कुछ बनाती नहीं। सोचा था अंडा बना के खा लूंगा, वो भी आपके बाल खा के। मिट्टी पड़े ऐसे बालों को। देखो देवर जी, मेरे बालों को नजर ना लगाओ, कह देती हूँ। हाँ हर्ष, रास्ते में खा लेना अंडे, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। मैं चली अपने बाल धोने।
कोई कुछ भी कहे, कितना भी परेशान हो जाए, रीटा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने बालों से ही प्यार था। इसीलिए रोज सुबह घर का सारा काम, सफाई, नाश्ता बनाना, ये सब माँ जी को ही करना पड़ता था। ये क्या माँ, आज फिर आपने नाश्ता बनाया? अरे तो और कौन बनाएगा? क्यों, रीटा बनाएगी ना? उससे अपने बाल बनाने से फुर्सत मिले तो किचन में आकर कुछ बनाए। आप दोनों फिर मेरे बालों के पीछे पड़ गए। पीछे नहीं पड़े बेटा, तुम्हें अपने बालों से प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन जरा काम भी तो किया करो। करती तो हूँ काम, लेकिन सबसे पहले मेरे बालों का ख्याल रखूंगी, और घर के काम मुझे पसंद भी नहीं है वैसे। अरे तो ना करो घर का काम। शादी के पहले तुम नौकरी करती थी, फिर से कोई नौकरी ढूंढ लो। समय का अच्छा इस्तेमाल करो। पूरा वक्त क्या बालों में उलझी रहती हो। वो नौकरी, वो बॉस इतना खड़ूस था, कहता था ऑफिस में बाल नहीं बना सकते, और दिन में मैं अगर 2 बार बाल ना बनाऊं तो मुझे तो सुहाता ही नहीं है। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। अरे ठीक है, नौकरी नहीं करना तो घर का काम करो, कुछ तो करना ही होगा ना। अरे कर दूंगी ना वो भी। देखो फिलहाल ना मुझे बाजार जाना है, मेरे बालों के लिए नया शैम्पू, नया तेल और नए रबर बैंड्स भी खरीदने हैं। बाय। इसे कैसे समझाएं, किसी दिन इसके बाल बहुत बड़ी मुसीबत लाएंगे बेटा। रीटा की आदत से सब परेशान थे। उसके बालों से रोज कोई ना कोई काम बिगड़ने लगा था। अरे बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, मैं बालों में शिकाकाई लगा रही हूँ। अच्छा सुन, मैं चौराहे तक सब्जी लेने जा रही हूँ। गैस पर मैंने दूध उबालने रखा है और कुकर में खिचड़ी पक रही है। गैस बंद कर देना टाइम से। हाँ हाँ माँ जी, कर दूंगी। हाँ तो कर दी, लेकिन बालों के ख्याल में रीटा ऐसी मगन है कि गैस बंद करना भूल गई। जब माँ जी सब्जी लेकर लौटी तो घर में धुआं देखकर घबरा गई। अरे ये क्या हुआ, दूध सारा बाहर आ गया और पतीला भी जल गया, और ये कुकर में खिचड़ी भी जल गई। अरे रीटा, कहाँ मर गई? ओह, ये क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? मैं कह कर गई थी ना गैस बंद करना, क्यों नहीं किया? वो भूल गई। भूल गई? गलती तुम्हारी है माँ, तुमने भाभी पर विश्वास ही कैसे किया? तुम जानती नहीं, भाभी को अपने बालों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इनकी अक्ल पर बाल पड़े हैं। देवर जी, आपने फिर मेरे बालों को नजर लगाई। क्या परेशानी है आपको मेरे बालों से? क्या परेशानी है? अरे दिखता नहीं है क्या तुझे? और तेरे बालों को क्या नजर लगेगी? इस घर को नजर लग गई है तेरे बालों की। अरे जी करता है तेरी ये चोटी काट के धर दूं तो सारा चक्कर ही खत्म। बस माँ जी, मुझे कुछ भी कह लो, मेरी चोटी को हाथ मत लगाना। मुझे बात भी नहीं करनी आपसे। उस दिन के बाद न माँ जी, न हर्ष, न उसके पति दीपक रीटा से किसी काम का कहते ना बात करते। लेकिन रीटा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हर रात की तरह रीटा अपने बालों में तेल लगाकर चोटी बनाकर सो गई। लेकिन जब अगली सुबह उठी तो उसके तो होश ही उड़ गए। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हाय राम, किसने काटी मेरी चोटी? अरे क्या हो गया बहू? अरे भाभी, तुम्हारे बाल कहाँ गए? चुप करो देवर जी, तुम्हारी नजर लगी है। शांत हो जाओ रीटा। कैसे शांत हो जाओ? देखो, किसी ने चोटी काट दी है मेरी। सब जानती हूँ किसने की है ये घटिया हरकत। बहू, तुम मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही हो? आप ही ने उस दिन कहा था ना कि आप मेरी चोटी काट देंगी, और आज कर ही डाला आपने। छी! रीटा, माँ से ऐसे बात मत करो। क्यों ना करो? तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई दोनों जलते थे मेरे बालों से, हमेशा नजर लगाते रहते थे। आज देखो क्या कारनामा कर डाला तुम्हारी माँ ने। अरे बहू, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी के अभी मेरी माँ को यहाँ बुलाओ, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे बहू, समधन जी को क्यों परेशान करती हो? घर की बात बाहर जाए अच्छा नहीं लगता। बताऊंगी, माँ को ही नहीं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरी सास कितनी बुरी है। मेरी चोटी काट दी। मैं कमरे में जा रही हूँ और तभी बाहर निकलूंगी जब मेरी माँ आएगी। तब तक ना खाऊंगी न पीऊंगी। रीटा, बाहर आओ, दरवाजा खोलो। रीटा बेटा, तू जल्दी से समधन जी को बुला ले, कहीं बहू गुस्से में कुछ कर ना बैठे।
कुछ ही देर में रीटा की माँ वहां पहुंच गई। क्या हुआ जमाई जी, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे देखिए ना समधन जी, रीटा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर ही नहीं आ रही। रुकिए, मैं बुलाती हूँ। रीटा, देख बेटा मैं आ गई, अब बाहर आ जा। माँ देखो ना, मेरे साथ क्या कर दिया इन लोगों ने। अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चुप कैसे हो जाऊं माँ, सासू माँ ने मेरी चोटी काट दी। समधन जी मेरा यकीन करो, अरे भाई बहू के इतने सुंदर बाल देखकर तो हम सब फिदा हो गए थे इस पर। भला मैं क्यों काटूंगी इसकी चोटी? तो फिर कौन काटेगा? आप और देवर जी तो पीछे पड़े थे मेरी चोटी के। तुम्हारी चोटी मैंने काटी है। क्या? हे भगवान, तुमने सुना ना माँ? मुझे तो पहले ही पता है कि तेरी चोटी जमाई बाबू ने काटी है। कैसे? क्योंकि जमाई जी से मैंने ही कहा था तुम्हारी चोटी काटने के लिए। क्या माँ, तुमने कहा था ऐसा? हाँ, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारी ये 24 घंटे बाल संवारने की आदत तुम्हारे शादीशुदा जीवन में परेशानी बन जाएगी। मेरा बस चलता तो शादी के पहले ही तेरी चोटी काट देती, लेकिन समधन जी को तुम्हारे बाल इतने पसंद आए इसलिए मैं रुक गई। मैं समय समय पर जमाई बाबू से तुम्हारी हरकतों की जानकारी लेती रहती थी, और जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो मैंने ही कहा इनसे कि काट दो चोटी। अरे समधन जी ऐसा क्यों करवाया? बहू को कितने प्यारे हैं उसके बाल। इसे सबक सिखाने का यही तरीका था। और रीटा, तुझे इतनी अच्छी सास मिली, इतना समझदार पति मिला, लेकिन तुझे कोई कदर ही नहीं थी। अपने बालों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार से बढ़कर कोई चीज होती ही नहीं। तूने ना तो अपने परिवार पर ध्यान दिया, ना ही कामकाज पर। इसीलिए देख, आज तेरी माँ को भी तेरे खिलाफ जाना पड़ा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मेरे बालों की वजह से सासू माँ को घर का काम करना पड़ता, इन्हें भी कितनी बार भूखे पेट ऑफिस जाना पड़ा, और देवर जी को भी बहुत परेशान किया। अरे वाह, चोटी काटते ही भाभी तो समझदार हो गई। चुप कर हर्ष, ऐसा नहीं बोलते। देवर जी सही तो कह रहे हैं, बाल कम हुए तो दिमाग में बात घुसने की जगह बन गई। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अब मैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपने परिवार का ख्याल रखूंगी। और तुम्हारे बालों में अंडा, शिकाकाई, तेल ये सब मैं लगाऊंगी, ताकि फिर से तुम्हारे बाल लहराने लगे। लो, चोटी काटी तो समझ में आई, लौट के रीटा लाइन पे आई। अरे भोजन और बीवी, ये क्या बात हुई? पर सोचिए तो, बात यही है और बिल्कुल सही है, दूसरी कोई बात नहीं है। कैसे? देखिए। यार क्या बात है, भाभी जी खाना बहुत अच्छा बना लेती है। किस्मत वाला है तू। अच्छा, खाना बना लेने से मैं कैसे किस्मत वाला हो गया यार? कभी घर आकर मिलूं से पता चल जाएगा कितना किस्मत वाला हूं मैं। दरअसल रवि की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके माता पिता ने कर दी थी। शहर का हैंडसम रवि और साधना गांव की देहाती पूरी गंवार घर पर। अरे यार, ये तुम क्या कर रही हो? और सर पर ये पल्ला क्यों रखा है? मुंह दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा तो। वो क्या है ना, माताजी बोली है कि शादी के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाना। हाँ। अरे यार, शहर है ये, प्लीज ये गांव का रहन सहन छोड़ दो। वैसे तुम ये लकड़ी और मिट्टी से क्या कर रही हो? वो क्या है ना, ये जो गैस सिलेंडर है ना, उसमें बना खाना हमको अच्छा नहीं लगता जी। गैस बन जाती है ना पेट में, तो मैं ये चूल्हे पे खाना बना लूँगी, बनाने दीजिए ना जी। पति क्या कहता, बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल जाता है। न जाने माने क्या देखकर शादी कर दी। यहाँ हुक्का बार में लड़कियाँ यूं यूं हुक्का फूंकती है छोटे कपड़े पहनकर, वहीं ये गंवार सारा दिन चूल्हे पर फूं फूं करती रहती है। मैं तो कोई अच्छा सा दिन देखकर इसे गांव में छोड़ाऊंगा। मेरे बस की नहीं है इसके साथ रहना। कुछ दिनों बाद रवि के ऑफिस में उसका बॉस कहता है, अरे वाह रवि, मान गए, तुम तो बहुत ही फुर्ती से काम करते हो। देखो आधा ऑफिस तो खराब सेहत का बहाना बनाकर छुट्टी पर चला जा रहा है।
मैं ना तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। आज से तुम मैनेजर और सैलरी भी पूरे 10,000 बढ़ गई। रवि को तो अंदाजा ही नहीं होता कि उसे सिर्फ ठीक से काम करने के लिए 10,000 ज्यादा मिल रहे हैं। फिर क्या था, एक दिन क्या बात है रवि, तुम्हारे कपड़े तो चमकते रहते हैं। आज तो क्लाइंट से मिलने तुम ही जाओगे, और अगर बिजनेस ले आए तो 10% तुम्हारा। अब तो क्या था, ऑफिस के सारे लोगों की नजर सिर्फ रवि पर ही रहती। यार भाभी जी को बोलना हम लोगों के लिए भी डिब्बा भेजा करे। इतना हेल्दी खाना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। यार तो सारा दिन काम करके भी सारी न्यूट्रिशन खाता है, तभी तो इतना हेल्दी रहता है। अब रवि को लगता है कि उसकी बीवी गांव की ही सही, लेकिन खाना बनाने और खिलाने के मामले में ठीक ही है। उस दिन वो घर जाता है और बीवी से प्यार से बात करता है। सुनो, मैं सारा दिन घर पर नहीं रहता हूँ, तुम चाहो तो कुछ पढ़ लिख लो अगर मन है तो। साधना खुश हो जाती है। हाँ जी, मैंने ना होम साइंस में बीए किया है, शहर से एमए करने का मन है। मैं ना कंप्यूटर भी चलाना सीखना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो। अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, जाओ सीख लो। वैसे भी तुम्हारे कारण मेरे पैसे बढ़े ही हैं, तो उसमें से थोड़े तुम पर लगा दूंगा। चलो, क्या बनाया आज, खाना तो खिलाओ। साधना पति को खाना देती है और खुश हो जाती है कि कम से कम उसे उसका पति अपने साथ तो रखेगा। अगले रोज से वो कॉलेज जाना शुरू कर देती है। शाम को क्लास होते हैं। फिर एक दिन, क्या बात है, मेरे ऑफिस में तो अब सभी के चेहरे रवि की तरह चमक रहे हैं। हाँ बॉस, अब हम सब ना ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं। पता है कितना अच्छा खाना है, बिल्कुल रवि के घर जैसा, मज़ा ही आ जाता है। तुम लोग हज़ारों लगा कर खाना खाते हो और मैं फ्री में। ये तो है, पर अच्छी सेहत के लिए पैसे खर्च तो होते ही है ना। दूसरी ओर साधना दिल लगाकर कंप्यूटर और कॉलेज की पढ़ाई करती है। एक रोज, अरे साधना, क्या करती रहती हो सारा दिन किचन में, कितना खाना बनाती हो? मैंने ना एक साइड बिजनेस शुरू किया है। वो क्या है ना, शहर के लोगों को घर की उगी सब्जी और चूल्हे की रोटी के साथ दही मक्खन वाला खाना ऑनलाइन दे रही हूँ। पता है, ये साइट मैंने खुद ही बनाया है, वो भी हिंदी में। देखिए तो कैसा लगा। रवि को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बीवी वो काम कर रही है जो कभी बड़े बिजनेसमैन किया करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता कि कहीं उसकी बीवी सर पर ना चढ़ जाए। फिर अगले रोज, क्या बात है, तुम और सुट में? तुम तो पल्ला रख कर साड़ी पहना करती थी ना, अब कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे मम्मी पापा? क्यों भाई, पैसा आ रहा है अब तो, है ना? अरे नहीं जी, वो क्या है ना, कॉलेज में सब हंसते थे तो सासू माँ ने खुद ही कहा है सूट के लिए। फिर साड़ी पहनकर काम करने में दिक्कत हो रही थी। बाकी जी पैसा तो आ ही रहा है। वो क्या है ना, गांव में सब बोलते थे कि कंप्यूटर से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन चलाना ही नहीं आता था। वो तो भला है आपका जो आपने सिखा दिया। रवि को समझ में आ जाता है कि उसकी ऑफिस वाले जो चमक रहे हैं वो खाना कहाँ से आ रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसकी सिवा ऑफिस में कोई और भी अच्छा लग सकता है। वो सोच लेता है कि वो साधना का काम चलने नहीं देगा। फिर एक रोज जब साधना घर में नहीं होती, वो कंप्यूटर से सारा डेटा डिलीट कर देता है और आराम से ऑफिस चला जाता है। यार पता नहीं आज ऑनलाइन में क्या आएगा खाने में, बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, मैंने भी जब से इस होटल से खाना मंगवाना शुरू किया है, वक्त पर भूख लगती है। आज नहीं आएगा किसी का खाना। आज खाना वाना नहीं आने वाला। जाओ वो नुक्कड़ में जो छोले भटूरे मिलते हैं ना, वही खा लो। अरे नहीं नहीं, अब तो वो किसी हाल में नहीं खाए जाएंगे। वैसे तुम्हें कैसे पता कि खाना नहीं आएगा? क्योंकि वो खाना मेरे ही घर से आता था। मेरी वाइफ ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू किया था, पर अब मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। रवि की बात उसका बॉस सुन रहा था। यार ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हारी वाइफ भी कमा रही है। वैसे तो अब हम सबको मिलना है तुम्हारी वाइफ से। तभी ऑफिस में खाने का डिब्बा आ जाता है। रवि को हैरानी होती है कि खाना कहाँ से आया। वो शाम को घर आता है। अरे पता है क्या हुआ जी, आज न जाने कैसे मेरे कंप्यूटर का सारा डेटा उड़ गया था। बड़ी मुश्किल से खाना भेजा। अच्छा, पर तुम्हें डेटा मिला कैसे? वो ना, डेटा कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ था तो मैंने रिसाइकल से वापस फोल्डर में डाल दिया। रवि को समझ में आ जाता है कि उसकी बीवी भले गांव की थी,
लेकिन अब अपनी मेहनत से वो बहुत आगे निकल गई है। पता है जी, मेरा खाना जहाँ जाता है ना, उन लोगों ने मुझे कल सम्मानित करने के बुलाया है। आप मुझे ले चलेंगे ना? रवि अगले रोज बीवी को लेकर ऑफिस जाता है, जहां उसकी बीवी की सब बहुत तारीफ करते हैं और उसे फूलों का गुलदस्ता देते हैं। मान गए साधना जी, आपके हाथ में जादू है। वैसे कैसे बना लेती हैं आप इतना अच्छा खाना? साधना को पहली बार पता चलता है कि वो उसके पति का ऑफिस है। मेरे पति ने मुझे गांव की होते हुए भी शहर में आगे बढ़ने का मौका दिया। वैसे खाना ना स्वास्थ्य के लिए बने तो हमेशा अच्छा ही लगता है जी। धन्यवाद। सभी तालियां बजा रहे होते हैं और रवि जिस बीवी को कल तक गांव छोड़ने की सोच रहा होता है, अब उसे घर की रानी बनाकर रखता है, उस पर गर्व महसूस करता है।